को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में जिस तरीके से हमारे 13 जवानों ने शहादत दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। पालम एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमाम जो लोग इस दर्दनाक हादसे में मारे गए हैं, उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और पालम एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और अपनी श्रद्धा सुमन सभी जो मृतक हैं उनको अर्पण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की आपको हम दिखा रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा, बहुत ही भयानक हादसा। सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम सबके बीच नहीं रहे। उन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ ही उनकी पत्नी की भी इसमें मौत हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि 11 अन्य लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बेहद ही दुखद घटना, दर्दनाक घटना। पूरा देश उन्हें आज नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। और जिस तरीके से देश की सेवा की जनरल बिपिन रावत ने नौसेना प्रमुख रहते हुए, उसके बाद फिर सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। साल 2020 1 जनवरी 2020 को ही उनको सीडीएस बनाया गया था और देश के वो पहले सीडीएस थे। लेकिन जिस तरीके से इस दर्दनाक हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, देश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और सभी जो मृतक हैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम फिलहाल दिखा रहे हैं और ये हृदय विदारक घटना कल सामने आई। पालम एयरपोर्ट पर जिन लोगों ने शहादत दी है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। उसके साथ ही ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, जो मृतक हैं उनके परिजनों से एक एक कर मुलाकात करते हुए, उनको ढांढस बताते हुए, उनको सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में यहां नजर आ रहे हैं। बहुत ही दुखद, हृदय विदारक ये घटना। और जिस चॉपर की बात की जा रही है, जो चॉपर इस दर्दनाक हादसे में क्रैश हुआ है, उस चॉपर के बारे में ये कहा जाता है कि वो वीवीआईपी चॉपर था, यानी कि प्रधानमंत्री भी उसमें सफर करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने उसमें सफर नहीं किया है, प्रधानमंत्री भी उसमें सफर करते हैं और बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफेस्ट वो चॉपर माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसे का शिकार हुआ, इसको लेकर बहुत सारी बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस दर्दनाक घटना के पीछे, इस दर्दनाक दुर्घटना के पीछे आखिर वजह क्या रही। लेकिन इस दुर्घटना के सामने आने के बाद पूरे देश की आंखें नम हैं और सीडीएस बिपिन रावत को पूरा देश आज याद कर रहा है। हालांकि उनकी पत्नी ने भी इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा 11 अन्य लोगों ने भी इसमें अपनी जान गंवाई है। चौंकाने वाली बात है कि 14 में से 13 लोग अपनी जान इस दर्दनाक हादसे में गंवा चुके हैं। 14 में से 13 लोगों की जान चली गई, जबकि सिर्फ एक जो हमारे जांबाज जवान हैं वो भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे हैं।
और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं अब तक की हेडलाइंस। तीन सौ 38 दिन के बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। 11 दिसंबर से होगी किसानों की घर वापसी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 15 जनवरी को फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। दिल्ली लाए गए सीडीएस विपिन रावत समेत सभी पार्थिव शरीर शुक्रवार को पंचतत्व में किया जाएगा विलीन। नम आंखों से दी जाएगी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम आवास पर लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए समस्या के समाधान करने के निर्देश। फरीदाबाद के जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल की छत से गिरी छात्रा। स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल पर टॉर्चर और मारपीट के आरोप। गिरने से टूटी छात्रा की रीढ़ की हड्डी। नूह के पुनाना में सीएम फ्लैग ने की बड़ी कार्रवाई। पुनाना होडल रोड पर बिना इजाजत के चलाए जा रहे निजी अस्पताल ने मारा छापा। टीम को मौके से मिली प्रतिबंधित दवाइयां। और फरीदाबाद में हाई रिस्क देशों से आए 104 लोग हुए गायब। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस कमिश्नर को सौंपी सूची। पुलिस करेगी इन लापता लोगों की तलाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लेते हुए आंदोलन समाप्ति का ऐलान कर दिया। 11 दिसंबर से किसान अपने घर वापस लौटने लगेंगे। वहीं बैठक के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राकेश टिकैत ने कहा कि 11 दिसंबर से किसान बॉर्डर खाली करेंगे। कुछ किसानों ने अभी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार से कई बातों पर सहमति बन चुकी है, जिसके बाद आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। इस दौरान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर सरकार अपनी बातों से मुकरती है तो फिर से आंदोलन का आगाज किया जाएगा। इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। वक्त हम सिंगू बॉर्डर है और गुरनाम चड़ूनी जो हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, किसान नेता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। 1 साल का कैसे क्या कुछ रणनीति रही, कैसे आंदोलन जीता और क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस 1 साल में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और 2 डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे, इस पे भी किसान बैठे रहे हैं और उन्होंने गर्मी और सर्दी झेली है। और कई बार ऐसे तूफान आए हैं कि सब कुछ उड़ा के ले गए और ऊपर से बारिश है, सब कुछ उड़ गया है। तो ऐसे हालात भी यहाँ पे भुगते हैं। लेकिन 700 किसान इस दौरान शहीद भी हो चुके हैं। इन सब के बावजूद जो है आज ये मोर्चा फतेह किया है। और सवाल ये नहीं है कि 3 काले कानून वापस हो गए हैं। सवाल इस चीज का है कि जो दुनिया की पूंजीवादी ताकतें हैं, जो पूरी दुनिया के कारोबार पे कब्जा कर रही हैं, ये उनका मुंह तोड़ जवाब है। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी कि हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों। सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो।
हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बिजली बिल जिस पे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया। पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं, सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी। वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सीएम आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। वहीं अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश भी जारी किए। इस दौरान लोगों ने सीएम मनोहर लाल का शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री महीने में एक बार जनता दरबार लगाते हैं और उन्होंने ये मॉडल पिछले 7 साल से लगातार अपनाया हुआ है। चार बड़े डेलीगेशंस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए आज माननीय मुख्यमंत्री को मिलके गए हैं। सभी की समस्या का मोटे तौर पे निराकरण हुआ है और काफी अच्छे रिजल्ट इसमें से निकल कर आए हैं। ये कई ऐसे मुद्दे थे जो बहुत दिनों से लंबित थे और कहीं ना कहीं अधिकारियों की और जो प्रार्थी थे उनकी कहीं एक मत नहीं बन पा रहा था, कहीं बॉटलनेक में नहीं बन पा रही थी। जैसे कि एससी बच्चों की फीस का एक मामला है जिसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स के आपस में जो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं उनकी वजह से एससी बच्चों को वक्त पे फीस नहीं मिल पा रही थी। उसको माननीय मुख्यमंत्री ने सभी डिपार्टमेंट के एसीएस जो करीबन देखें 6 डिपार्टमेंट्स को आज एक साथ एक मेज पर बिठाया और जो बच्चे जो प्रार्थी थे उनके एक डेलीगेशन की उनसे मुलाकात कराई और इस बात की को इंश्योर करने के लिए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो जिन बच्चों की स्कॉलरशिप्स डिसबर्स नहीं हुई है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में कराई जाए। का विषय था वो था हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनकी स्कॉलरशिप 2013, 14, 15 से पेंडिंग थी और जो अभी तक आ नहीं रही थी, रिलीज नहीं हो रही थी। और दूसरा इशू था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे पंजाब के शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 0 फीस पे एडमिशन मिलता है, सेम प्रोसेस हमारा हरियाणा के शेड्यूल कास्ट के बच्चों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हो। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि 2018 से लेकर आगे तक का जितना भी स्कॉलरशिप है वो 30 जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने हरियाणा के तमाम अनुसूचित जाति के छात्रों की जो समस्या थी इतने लंबे समय से उसको मतलब निवारण करने का।
नूंह से विधायक चौधरी आफताब अहमद की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें आफताब अहमद ने सोनिया गांधी की 12 दिसंबर को जयपुर में महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली और 26 दिसंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता दिया। नूंह विधायक आफताब अहमद ने कहा कि सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेवात को ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, जिसमें मेवात का विकास हुआ है। 12 तारीख को जयपुर में जो महंगाई झज्जर में जेजेपी ने तीसरे स्थापना दिवस पर प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला, पंजाबी गायक हनी सिंह रैली में पहुंचे। पार्टी के स्थापना दिवस पर पत्रकार का विमोचन किया गया। रैली के दौरान अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने नौकरियों में 75% आरक्षण दिए जाने की बात भी कही। ये 9 दिसंबर की तारीख बड़ा महत्व रखती है इस देश में। 9 दिसंबर 1946 को इस देश के संविधान बनाने का पहला कदम उठाया गया था। पहली बैठक पार्लियामेंट में करी गई थी और 9 दिसंबर 2018 को जींद की पावन धरा पर आप सबकी मेहनत से एक पौधा लगाया गया और उस पौधे का नाम जननायक जनता पार्टी था। तो झज्जर में जेजेपी की ओर से उसके स्थापना दिवस के मौके पर यह जन सरोकार रैली आयोजित की गई, जिसमें जेजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे और जेजेपी का यह दावा है कि यह ऐतिहासिक रैली थी और लाखों की संख्या में लोग इस रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पिछले काफी समय से जेजेपी जो है वो इस रैली की तैयारियों में जुटी हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं सिंगर हनी सिंह भी इसमें पहुंचे थे। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहां पर रही और जेजेपी के इस तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर स्थापना दिवस का जश्न तो मना ही गया, इसके साथ ही भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति से जेजेपी नेता गदगद भी दिखाई दिए। सिरसा में बीजेपी ने हुडा 20 सेक्टर में अपने जिला कार्यालय निर्माण का भूमि पूजन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जैसे ही भूमि पूजन के लिए सिरसा पहुंचे, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने धनखड़ और बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि लोगों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस दलबल मौजूद था। तो यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को विरोध का सामना करना पड़ा है। जिला कार्यालय का भूमि पूजन करने के लिए इन दोनों को यहां पर पहुंचना था, पहुंचे भी, लेकिन इस दौरान लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी इस दौरान देखी गई। देखिए, पहले तो सबसे पहले आज मैं हमारे सिरसा जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। यहाँ के कार्यालय का आज शिलान्यास हुआ है। सभी जिलों में हमारे कार्यालय बन रहे हैं और कार्यालय हमारे लिए दोनों तरह की भूमिका में होता है। हमारे कार्यालय जहाँ
जनसेवा के काम में काम आते हैं, वही कार्यकर्ताओं के शिक्षण, प्रशिक्षण, उसके संस्कार में भी काम आते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं, जो यहाँ काटपी के पुराने लोग हैं, चोपड़ा जी या सुरेंद्र आर्य जी, अमरपाल जी, हमारी जिंदगी के बहुत सारे फैसले कार्यालयों में होते हैं। इसलिए किसको क्या दायित्व, कहाँ काम करना, किस जिम्मेवारी पर काम करना, किस जगह काम करना, तो कार्यालय हमारे लिए एक सामान्य, केवल ऐसा नहीं है जैसे बाकी लोगों के लिए ऑफिस होता है। भाजपा के कार्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो होता है। कुछ जो फुल टाइमर होते हैं उनकी निवासीय जगह भी वो होती है, और एक संस्कार स्थली भी होती है, एक जनसेवा की जगह भी होती है। कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए आस्था का केंद्र होता है। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 12 ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਇਹ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਐਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, 70 ਵਿਸ਼ੇ ਵੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नारे लाओ खच खच के, पूरा खच खच के लाओ। इंकलाब जिंदाबाद। कुरुक्षेत्र के पुहवा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने बीडीपीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीपीओ सहित कई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिनकी लापरवाही को देखते हुए खेल मंत्री काफी सख्त दिखाई दिए। खेल मंत्री ने फोन पर बीडीपीओ से बात करके अधिकारी से लापता होने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ओर से कोई लिखित छुट्टी उन्हें नहीं दी गई। मामले को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि वो अधिकारी की शिकायत मुख्यमंत्री को भेजकर उसे निलंबित करने की मांग करेंगे। जनता के कामों की अनदेखी करने वालों को किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की कंप्लेंट चल रही थी बीडीपीओ को लेकर कि कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, और कोई बात करने के लिए गांव के व्यक्ति से मिलते हैं तो वो ढंग से बात नहीं करता है और काम भी ढंग से नहीं कर रहा है। तो मैं आज कुरुक्षेत्र में भी था, पेवा में भी था। तो आज यहाँ पर मैं पहले पता किया तो वो पेवा के अंदर नहीं था, तो ऑफिस में आया तो ऑफिस में भी नहीं थे। बीडीपीओ से बात हुई है तो उनके पास भी कोई ऑफिशियली छुट्टी का कोई उनके पास नहीं आया, कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया है, हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया। तो मैं तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इसकी कंप्लेंट भेज रहा हूँ और इसमें सस्पेंड के लिए लिखूंगा, इसको सस्पेंड किया जाए और ऐसे व्यक्ति को। फरीदाबाद में 11वीं की छात्रा के परिजन इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल पनहेड़ा खुर्द स्थित जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल में 26 नवंबर को 11वीं की छात्रा को स्कूल के चेयरमैन राजवीर और स्कूल की प्रिंसिपल रचना शर्मा ने ऑफिस में बुलाया और किसी लड़के को चॉकलेट देने की बात करने लगे। लड़की के मना करने पर उसे कमरे में बंद कर दिया, उसके साथ मारपीट की। वहीं चेयरमैन और प्रिंसिपल के जाने के बाद लड़की मौका देखकर भाग गई। स्कूल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां डर के चलते लड़की का दूसरी मंजिल से पैर फिसल गया, जिससे लड़की का एक पैर फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि शिकायत के बाद भी अभी तक छात्रा के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस दिन लंच में राजू सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, फिर उन्होंने गेट लगा लिया। उन्होंने मुझसे रचना मैम ने पूछा कि तूने किसी को चॉकलेट दी है, हमने मना कर दिया। हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया। फिर हमारे मना करने पे उन्होंने मुझे दूसरे ऑफिस में बंद कर दिया। बहुत टाइम 2 पीरियड निकल गए, फिर भी उन्होंने हमें ऑफिस में बंद रखा। फिर रचना मैम और राजू सर आए, उन्होंने हमें ऑफिस में दूसरे ऑफिस में लेके गए। फिर राजू सर ने बोला कि मैम काटो इसे। पहले राजू सर ने मारा, फिर रचना। वहीं चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चंडीगढ़ में 3 कोविड मिनी सेंटर्स तैयार रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर्स, बेड, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार की ओर से ओमिक्रॉन के बचाव को लेकर गाइडलाइंस
जारी की गई हैं, जिनका बखूबी पालन भी किया जा रहा है। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। जिले में विदेशों से आए 104 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे। सीएमओ के अनुसार इनका पता और फोन नंबर रद्द पाए गए, इसीलिए अब इन लोगों की सूची पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है, जिन्हें अब स्थानीय लोग या स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर खोजने की कोशिश करेगी। सीएमओ ने कहा है कि हाई रिस्क देशों से अब तक जिले में 490 लोग आए हैं, जिनमें से 222 लोग ऐसे हैं जो 8 दिन का पीरियड पूरा कर चुके हैं। वहीं सीएमओ के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने 118 लोगों को ट्रेस कर उनके सैंपल लिए, जबकि 104 लोग अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए। लिस्ट कंट्री से कल तक हमारे पास टोटल 490 लोग आए हैं। उनमें से जिनका 8वां डे है वो 222 हैं। इनमें से 118 को हमने ट्रेस कर लिया, उनके सैंपल ले लिए हैं। 104 लोग हमें अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं, जिनकी सूचना हमने कमिश्नर पुलिस को दे दी है। अब वो हमें हेल्प करेंगे आगे इनको ट्रेस करने में। तो यानी कि अब इनको पुलिस ट्रेस करेगी जो खुद संपर्क नहीं कर रही है। हाँ, जो खुद संपर्क नहीं कर रहे हैं या अपना एड्रेस गलत दे रखा है या फिर मोबाइल नंबर गलत दे रखा है, हमने नेम पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिए बाई नेम, और जो भी फ़ोन नंबर और एड्रेस हमारे पास उपलब्ध है भेज दिया है। वो ट्रेस करके हमें बताएंगे और हम उसी समय जैसे ही ट्रेस होंगे हम उनका सैंपल लेके भेज। टोहाना में हिसार के कमिश्नर अनुराग ने 4 जिलों के अधिकारियों से बैठक की है, जिसमें कोरोना टीकाकरण, नशा मुक्ति के खिलाफ चलाए गए अभियान की समीक्षा की है। इसके साथ ही बैठक में कमिश्नर ने चुनावों को लेकर भी चर्चा की। सिरसा, जींद, हिसार, फतेहाबाद के उपायुक्त और पुलिस कमिश्नर भी इस दौरान मौजूद रहे। ये आज की जो मीटिंग है हमारी, ये क्वार्टरली मीटिंग होती है लॉ एंड ऑर्डर की, डिवीज़न लेवल पे या रेंज लेवल पे आप मान लो। उसमें सभी 5 जिलों के एसपी और 4 डीसी हम इकट्ठे होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन के जो इश्यू होते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, आर्म लाइसेंसेस के बारे में भी है, पैरोल केसेस भी होते हैं, और भी जो मिसलिनियस जो इशू हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। और बाई एंड लार्ज अगर कोई इलेक्शन वगैरह है, जैसे पंजाब में इलेक्शन जो हैं, और पीछे बॉर्डर लेवल के ऊपर बॉर्डर से जो जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी मीटिंग हुई थी, डिवीज़न लेवल के ऊपर पंजाब में की थी। तो इस तरह के एक रूटीन की मीटिंग है, तो ऐसा कोई और चलिए बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां पर टीएमसी ने अपना कार्यालय बनाया है। आपको बता दें कि टीएमसी की ओर से यहां पर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। रेवाड़ी में जयपुर दिल्ली NH 48 पर गांव सान्हावास में टीएमसी नेता अशोक तंवर ने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर बोलते हुए तंवर ने बताया है कि तृणमूल कांग्रेस हरियाणा प्रदेश का यह पहला कार्यालय है और जल्द ही पूरे हरियाणा और देश भर में टीएमसी के कार्यालय खोले जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक ही हैं। ये तो अचानक ही इन्होंने कार्यालय तो अभी पूरे देश में खोलेंगे, पूरे हरियाणा में खोलेंगे। ये तो जाते जाते ही इन्होंने, नवीन जी का इतना समर्पण है कि हम इनको मना नहीं कर सकते कुछ भी। तो आज तो इन्होंने एक अच्छा शुरुआत करी है। पहले